दोस्तों स्वागत है आप सभी का श्लोक शिक्षालय के यूट्यूब चैनल पर। आज हम ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण श्रृंखला के अंतर्गत तीसरे पार्ट को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हैं। इसमें आपको महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन की श्रृंखला दी जाएगी, जिसमें सारे प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हैं कि आपको एक ना एक क्वेश्चन इसमें से जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका, आशा का संबंध किस विभाग से है? आपके ऑप्शन है आंगनबाड़ी, सामाजिक न्याय, प्रारंभिक शिक्षा या फिर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, है ना। तो आशा का संबंध किससे है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग से। तो राइट आंसर डी हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निर्मल भारत अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आपके ऑप्शन है गाँव में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था से, बालिकाओं के कल्याण एवं उनकी सुरक्षा से। सी ऑप्शन है गाँव में स्वच्छ शौचालय एवं स्वच्छ वातावरण के विकास से, या फिर सभी से। तो बात करें निर्मल भारत अभियान की तो ये कब स्टार्ट हुआ था, ध्यान रखेंगे आप लोग। 15 अगस्त 15 अगस्त 2002 में, ठीक है। 2002 में निर्मल भारत अभियान शुरू होता है और इसका उद्देश्य क्या है? गांव में स्वच्छ शौचालय एवं स्वच्छ वातावरण के विकास से, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको पता होगा इस निर्मल भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विद्या बालन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? आपके ऑप्शन है 90 डेसिबल, 100, 121 या फिर 120। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 90 डेसिबल, ठीक है। 90 डेसिबल सही आंसर हो जाएगा। कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ 90 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अगर होती है तो वो ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आएगा, जो कि गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 90 डेसिबल, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? आपके ऑप्शन है गेहूँ, गन्ना, मक्का या फिर चावल। बात की गई व्यावसायिक फसल की, है ना। व्यवसाय की व्यापारिक फसल जिसको नकदी फसल बोलते हैं, तो उसमें कौन सी प्रमुख आ जाएगी उत्तर प्रदेश की? गन्ना आ जाएगी आपकी। अगर इसी तरीके से केवल प्रमुख पूछी जाए तो गेहूँ होगा, बट यहाँ पे व्यावसायिक फसल पूछी गई तो गन्ना हो जाएगा। बात करते हैं उत्तर प्रदेश जो प्रथम स्थान पे है किन किन खाद्यान्नों में है, तो आपके गेहूं में प्रथम स्थान पे है, गन्ना में है प्रथम स्थान पे उत्तर प्रदेश। इसके अलावा बात करें जौ में भी है उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे। इसके अलावा मसूर में है ना। मसूर में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। आलू में आपको पता होगा, आलू में प्रथम स्थान है। और इन सभी में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर क्या हो गया? गन्ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है? आपको पता होगा पटसन को क्या बोलते हैं? जूट बोलते हैं, या इसी को सुनहरा रेशा भी बोलते हैं, ठीक है। पूछा जाता है सुनहरा रेशा किसे कहते हैं, तो पटसन या जूट को कहते हैं। और उत्तर प्रदेश में पूछा गया कि मैक्सिमम ये उत्पादन पटसन की खेती कहाँ होती है, तो ये आपकी होती है देवरिया और गोरखपुर में, ठीक है। ध्यान रखेंगे देवरिया और गोरखपुर जिले में उत्तर प्रदेश में पटसन की खेती होती है। भारत पे पूरे इंडिया में देखें तो कहाँ पे मैक्सिमम होता है जूट, तो वेस्ट बंगाल, आपको पता होगा पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा पटसन की खेती की जाती है। क्लियर। तो यहाँ उत्तर प्रदेश में देवरिया और गोरखपुर सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी के द्वारा किया जाता था? तो आपके ऑप्शन है राज्यपाल, लेखपाल या फिर लिपिक या काजी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेखपाल। ब्रिटिश शासन के दौरान भी उत्तर प्रदेश का जो भूमि पंजीकरण अधिकारी होता था वो कौन होता था? लेखपाल होता था, है ना। बी ऑप्शन राइट हो जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में प्रमुख फसल, अब यहाँ पे प्रमुख फसल की बात की गई है, तो यूपी की प्रमुख फसल कौन है? गेहूँ है ना। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। हमने बताया गेहूँ, जौ, गन्ना और आलू में मसूर में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है भारत में राज्यों के स्थान दृष्टि से, ठीक है। तो गेहूँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? आपके ऑप्शन है दलदली, भूर, महीन जलोढ़ या फिर कंकरीली पथरीली। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? भावर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे कंकरीली पथरीली मृदा पाई जाती है। तो राइट आंसर क्या हो गया? कंकरीली पथरीली, डी ऑप्शन, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश के कृषि क्षेत्र में आज हमारी श्रम शक्ति का लगभग कितना हिस्सा आजीविका प्राप्त कर रहा है? ऑप्शन है 56%, 70% या फिर 80%। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या होगा? 56%, है ना। देश के कृषि क्षेत्र में जो टोटल श्रम शक्ति है उसका लगभग 56% हिस्सा जो है आजीविका यानी अर्निंग प्राप्त कर रहा है। राइट आंसर क्या होगा? 56%। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। 56%। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है? आपके ऑप्शन है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मध्य उत्तर प्रदेश में या फिर बुंदेलखंड वाले एरिया में। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक जो है वो कहाँ है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता मैक्सिमम है, ध्यान रखेंगे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर नहीं है? आपके ऑप्शन है चावल, आंवला, दूध या फिर गेहूँ। तो आपको पता है चावल जो है यानी राइस, इसमें प्रथम स्थान पर नहीं है उत्तर प्रदेश। बाकी बात करें दूध की, गेहूँ की, आंवला की, जौ की, है ना, गन्ने की, आलू की, मसूर की, तो ये सब में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। कौन कौन सा बताया? दूध, गेहूँ, आंवला, जौ, आलू और गन्ना और मसूर, इन सब में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। जबकि चावल में दूसरे स्थान पर है। चावल की बात करें तो इसमें वेस्ट बंगाल जो है वो पहले नंबर पे है, पश्चिम बंगाल का पहला स्थान है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? चावल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कृषकों में जमा या बचत की प्रवृत्ति जागृत करने के उद्देश्य से सहकारी समिति स्तर पर क्या खोलने का कार्यक्रम चलाया गया? आपके ऑप्शन है स्टेट बैंक, मिनी बैंक,
या फिर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में है, कृषकों के लिए पैसे को जमा या उनकी बचत की प्रवृत्ति को जागृत करने के उद्देश्य से सहकारी समिति स्तर पर मिनी बैंक की स्थापना करी गई है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, मिनी बैंक। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किसके उत्पाद के लिए कृषि निर्यात क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है? कृषि निर्यात क्षेत्र कौन? एग्रीकल्चर इम्पोर्ट जोन, है ना, AEZ जिनको बोलते हैं। तो इसके ऑप्शन क्या है? आलू, आम, बासमती या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये सभी। इन सभी के लिए उत्तर प्रदेश में कृषि निर्यात क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है, यानी आलू के लिए भी, आम के लिए भी और बासमती चावल के लिए भी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कृषि निर्यात क्षेत्र इन तीनों प्रोडक्ट खाद्यान्नों के लिए अधिसूचित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत साग भाजी शोध संस्थान स्थित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आपके ऑप्शन है मऊ, जबलपुर, वाराणसी या फिर मुंबई। तो साग भाजी शोध संस्थान की बात करें तो ये यूपी के वाराणसी शहर में स्थित है। भारतीय साग भाजी शोध संस्थान कहाँ है? वाराणसी में। ठीक है, आपको पता होगा कृषि उत्पादन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लॉरिकल्चर बोलते हैं। अगर हम फलों में देखें, फलों में कौन सा राज्य प्रथम नंबर पे है? तो फल में जो है आंध्र प्रदेश है, ठीक है। और साग भाजी में, सब्जी में यूपी का शीर्ष स्थान हो गया है हाल ही में, तो ये भी ध्यान रखेंगे। सब्जी के मामले में, वेजिटेबल्स के मामले में उत्तर प्रदेश का भारत में पहला स्थान है और फलों के मामले में आंध्र प्रदेश का है। जबकि बात करें भारतीय साग भाजी शोध संस्थान की, तो ये कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के कतिपय क्षेत्रों में भूमिहीन श्रमिकों को उन्हीं परिवारों के खेतों पर श्रम करना पड़ता है जहाँ उनके माता पिता करते थे। ये प्रथा क्यों जारी है? आपके ऑप्शन है जजमानी प्रथा के अधीन, निजी जोत पर निर्भरता अलाभकारी है, फसल तैयार होने पर खाद्यान्न मिलता है, या फिर ग्रामीण मजदूर आर्थिक समस्या से पीड़ित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जजमानी प्रथा के अधीन है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? जजमानी प्रथा के अधीन है। ये प्रथा क्या होती है? ये प्रथा, इस व्यवस्था में प्रत्येक जाति का एक निश्चित व्यवसाय तय कर दिया जाता है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। तो इस प्रथा को क्या बोलते हैं? जजमानी प्रथा बोलते हैं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के कतिपय क्षेत्रों में भूमिहीन जो श्रमिक होते हैं उनके परिवारों में खेतों में श्रम करना पड़ता है, तो ये प्रथा जजमानी प्रथा के अंतर्गत आएगी और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे सस्ता एवं मुख्य साधन कौन सा है? आपके ऑप्शन है ट्यूबवेल, पंपिंग, रहट या फिर नहर। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? नहर, है ना, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम सिंचाई अगर बात करें तो किस माध्यम से होती है? नलकूपों से होती है, और सबसे सस्ता और मुख्य साधन इन ऑप्शन के अंतर्गत देखें तो नहर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? 12%, 30%, 25% या फिर 45%। तो गेहूं में प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन आपका कौन सा प्रोटीन होता है? गेहूं में ग्लूटेन होता है, ग्लूटेन, है ना, और ये कितना होता है? 12% होता है। गेहूं में प्रोटीन ग्लूटेन होता है और 12% होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम कब पारित किया गया? 1951 में, 52 में, 53 में या फिर 54 में। तो चकबंदी अधिनियम की बात करें तो ये कब स्टार्ट हुआ? यूपी में। अधिनियम की बात करें तो ये 1953 में हुआ, 1954 में लागू हुआ। जबकि 1958 की बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हो गया था, पूरे, है ना, उत्तर प्रदेश में 1958 में लागू हुआ। अधिनियम 1953 में आया और लागू स्टार्ट कब हुआ? 1954 में हुआ। तो ध्यान रखेंगे, अगर इसी चकबंदी अधिनियम की बात करें भारत में कब स्टार्ट हुआ, तो आप लोग ध्यान रखेंगे 1921-22 में स्टार्ट हुआ। कहाँ से स्टार्ट हुआ? पंजाब से। ठीक है, चकबंदी कहाँ से स्टार्ट हुआ भारत में? तो पंजाब से 1921-22 में। और भारत उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1953 में अधिनियम आया और 1958 में पूरे यूपी में लागू हुआ। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में दुफसली सिंचित कृषि जोत की अधिकतम सीमा कितनी है? आपके ऑप्शन है 5 हेक्टेयर, 6 हेक्टेयर, 7.5 हेक्टेयर या फिर 8 हेक्टेयर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 हेक्टेयर, है ना, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। दुफसली सिंचित कृषि जोत की अधिकतम जो सीमा है वो कितनी है? 5 हेक्टेयर है। यूपी में औसत जोत की बात करें, यूपी में जो एवरेज जोत है वो कितनी है? तो वो है 0.73 हेक्टेयर। ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी पूछा जाता है। यूपी में जो औसत जोत है वो कितनी है? 0.73 हेक्टेयर। जबकि दुफसली सिंचित कृषि जोत की बात करें तो वो कितना है? 5 हेक्टेयर, है ना। आपको पता होगा कि 1 हेक्टेयर में कितने एयर होते हैं, तो ये भी क्वेश्चन बन चुका है। तो 1 हेक्टेयर में 100 एयर होते हैं, है ना, 1 हेक्टेयर में 100 एयर होते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, स्त्रीकरण को कायम रखने के लिए उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम कब लागू किया गया? आपके ऑप्शन है 1951, 53, 57 या फिर 59। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अधिनियम की बात करें तो ये हो जाएगा 1951, है ना, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है ना? तो आपके ऑप्शन है तरबूज, फली, खीरा या फिर कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? एसिडिक जो सॉयल है उस पर उगाया जा सकता है, तो ऐसा इन ऑप्शन के अंतर्गत कौन सा हो जाएगा? तरबूज हो जाएगा, है ना। वाटरमेलन अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है, तो तरबूज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति में निर्धारित विकास दर कितनी है? तो इसमें जो है ध्यान रखेंगे आप लोग, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 5.1% जो है वो उत्तर प्रदेश की नई कृषि के अकॉर्डिंग इसकी विकास दर है। कितनी है? 5.1%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका,
भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? पंचनामा है, गिरदावरी है, जमाबंदी है या फिर खतौनी है? तो आप ध्यान रखेंगे जो गिरदावरी होता है वो भू कृषि का रिकॉर्ड होता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बिस्वा का 1 बीघा से क्या अनुपात है? तो आपको पता होगा कि 1 बीघा में कितने बिस्वा होते हैं, तो 1 बीघा में 20 बिस्वा होते हैं ना। तो जो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1 बीसा है ना, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। 1 20 का अनुपात है। ओके, 1 बीघा बराबर 20 बिस्वा। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? तो आपके ऑप्शन आपका 4840 हो जाएगा, राइट। तो 1 एकड़ में आपको ध्यान रखना है कि कितने वर्ग गज होते हैं, 4840 वर्ग गज होते हैं एक एकड़ में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। भारत के ग्रामीण अंचलों में सहकारिता विभाग के संगठन का मुख्य दृष्टिकोण है। ऑप्शन आपके कृषकों को सस्ते ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना, ग्रामीण एवं शहरी जनता के निर्बल और निर्धन वर्ग को समृद्धशाली बनाकर उनके स्तर को ऊंचा उठाना, दोनों या फिर कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सहकारिता विभाग संगठन की बात करें तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इनका दृष्टिकोण, ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन है ना। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। कृषकों को सस्ते ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराता है और ग्रामीण और शहरी जनता के निर्बल और निर्धन वर्ग को समृद्धशाली बना करके उनके लेवल को ऊंचा उठाना इनका उद्देश्य है, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि, विधायक निधि जिसको बोलते हैं, का परिचालन किस विभाग द्वारा किया जाता है? ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट आएगा? ग्राम विकास विभाग, ठीक है, ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो उत्तर प्रदेश में विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि है उसका परिचालन जिस विभाग से किया जाता है वो कौन सा विभाग है? ग्राम विकास विभाग, ठीक है, राइट आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रदेश में कृषि नीति को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने हेतु प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम किस कृषि संस्थान की देन है? आपके ऑप्शन है पंतनगर विश्वविद्यालय, चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, राजा बलवंत सिंह कृषि विश्वविद्यालय या फिर नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? पंतनगर विश्वविद्यालय है ना। ये जो है कृषि नीति को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने के लिए प्रयोगशाला से खेतों तक का कार्यक्रम जो स्टार्ट किया था वो किसने किया था? पंतनगर विश्वविद्यालय में। ये कहाँ स्थित है आप याद रखेंगे? उत्तराखंड में स्थित है पंतनगर विश्वविद्यालय। बात करें चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, ये भी पूछा जाता है, तो ये कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है ना। कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय है। राजा बलवंत सिंह कहाँ है? ये आगरा में है, आगरा में, ठीक है। और नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? ये फैजाबाद में आपके अयोध्या में है, ठीक है, अयोध्या में। ओके, तो ध्यान रखेंगे पंतनगर विश्वविद्यालय राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में भाबर की तंग पट्टी कहाँ पाई जाती है? आपके ऑप्शन है मैदानी क्षेत्र में, कंकरीले क्षेत्र में या फिर तराई क्षेत्र में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाबर की तंग पट्टी की बात करें तो ये हो जाएगा तराई क्षेत्र में, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर टॉमस मुंडो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो आपको पता होगा, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। सर टॉमस मुंडो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से रिलेटेड है। रैयत का मतलब क्या होता है? रैयत का मतलब किसान होता है, और सर टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रारंभ किया था। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विशिष्ट कृषि में किसान अपने जोत से अपनी कुल आय का कम से कम कितना प्रतिशत प्राप्त करता है? आपके ऑप्शन है 35, 45, 60 या फिर 50। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। 50% वो अपनी कुल आय का 50% प्राप्त करता है अपनी टोटल जोत का, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 50%। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, पूंजीवादी खेती किन देशों में प्रचलित है? तो पूंजीवादी खेती की बात करें तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये आपके ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में पूंजीवादी खेती प्रचलित है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपके ऑप्शन है दियारा खेती, तर खेती, तैरती खेती या फिर आर्द्र खेती। तो बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे एक स्पेशल प्रकार की फार्मिंग की जाती है और इसका होता है दियारा खेती, ठीक है। दियारा खेती में क्या होता है? इसको रेसेसियन फार्मिंग को बोलते हैं, रेसेशन फार्मिंग, या इसी को और क्या नाम देते हैं? इसका एक और नाम देते हैं जिसको बोलते हैं क्या? बाउल लाइक स्ट्रक्चर फार्मिंग, है ना, बाउल लाइक स्ट्रक्चर फार्मिंग, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाउल लाइक स्ट्रक्चर फार्मिंग या फिर रेसेशन फार्मिंग या फिर दियारा खेती, ये कहाँ होती है? बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे की जाती है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये जो कृषि लागत और मूल्य आयोग है यानी CACP, तो इसकी स्थापना कब हुई? 1965 में हुई, है ना। 1 जनवरी 1965 को कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP की स्थापना हुई। क्लियर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी कृषि पद्धति 21वीं सदी की कृषि हेतु आवश्यक मानी जा रही है? आपके ऑप्शन है बहुप्रकार खेती पद्धति, यंत्रीकरण कृषि पद्धति, पारिस्थितिकी कृषि पद्धति या फिर सरकारी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21वीं सदी के लिए पारिस्थितिकी कृषि पद्धति, है ना। जो इकोलॉजिकल एग्रीकल्चर सिस्टम है ये इंपॉर्टेंट है हमारे आज के आने वाले वर्तमान समय में। 21वीं सदी के लिए पारिस्थितिकी कृषि पद्धति आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, FCI के खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और निर्गमन मूल्य के बीच अंतर की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा कैसे की जाती है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या होगा वो क्या होगा?
खाद्य अनुदान द्वारा, है ना। एफसीआई की बात करें तो एफसीआई को बताया था हमने पिछली क्लास में, 1965 में स्थापना होती है एफसीआई की, यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। और इसके जो खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और निर्गमन मूल्य के बीच का अंतर की प्रतिपूर्ति है वो सरकार खाद्य अनुदान द्वारा पूर्ण करती है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पर्माकल्चर किससे संबंधित है? तो पारिस्थितिकी कृषि से है, सिंचित कृषि से, व्यापारिक से, या फिर लेह कृषि से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे पारिस्थितिकी कृषि की बात की गई है और ये रिलेटेड है पर्माकल्चर से। ठीक है, पर्माकल्चर पारिस्थितिकी कृषि। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में सामान्यतः खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो विशिष्ट खेती है, शुष्क खेती, मिश्रित खेती, या फिर रैंचिंग खेती? तो यहाँ पे बात करेंगे स्पेसिफिक फार्मिंग है, विशिष्ट खेती है। ये भारत में सामान्यतः खेती की पद्धति अपनाई जाती है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ड्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके ऑप्शन है इंग्लैंड, इजराइल, चीन, या फिर जर्मनी। तो जो ड्रिप सिंचाई सिस्टम है इसका जो आविष्कार किया था, किस देश ने किया था? इजराइल ने किया था, ध्यान रखेंगे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भूरी क्रांति का संबंध किससे? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दूध से, उर्वरक से, मत्स्य से, या फिर अंडे से? तो भूरी क्रांति, ब्राउन रेवोल्यूशन है, ये रिलेटेड है आपके उर्वरक से, है ना। उर्वरक से, फर्टिलाइजर से आपके भूरी क्रांति संबंधित है। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सामूहिक कृषि का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में शुरू किया गया? चीन में, भारत में, पूर्वी सोवियत संघ में, या फिर क्यूबा में? तो ध्यान रखेंगे, जो सामूहिक कृषि का प्रचलन है ये स्टार्ट हुआ था पूर्वी सोवियत संघ में। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धूसर क्रांति का संबंध अभी बताया, जो भूरी क्रांति है उसी को हम लोग धूसर क्रांति भी बोलते हैं, और ये रिलेटेड है उर्वरक उत्पादन से। ठीक है, उर्वरक उत्पादन, धूसर क्रांति, या फिर भूरी क्रांति, या फिर ब्राउन रेवोल्यूशन। ओके, उर्वरक उत्पादन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, समोच्च कृषि किन क्षेत्रों में अपनाई जाती है? आपके ऑप्शन है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में, मृदा विकारी क्षेत्र में, क्षारीय मृदा क्षेत्र में, या फिर अपरदन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्रों में? तो जो समोच्च कृषि है, ध्यान रखेंगे, ये अपरदन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है। समोच्च कृषि का हम अपनाई जाती है जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र, जहाँ पे मोस्टली अपरदन हुआ करता है, वहाँ पे समोच्च कृषि अपनाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उस क्रांति को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है जिसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र के सभी अवयवों की समन्वित विकास की अवधारणा समाहित है? आपके ऑप्शन है खाद्यान्न श्रृंखला उत्पादन, समन्वित क्रांति, इंद्रधनुषी क्रांति, या फिर राउंड क्रांति? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इंद्रधनुषी क्रांति, है ना। ये कौन सी है कृषि? इसके अंतर्गत सभी अवयवों की समन्वित विकास की अवधारणा समाहित की गई है, ध्यान रखेंगे, ये इंद्रधनुषी क्रांति है। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संसार में किस फसल का उत्पादन तथा क्षेत्रफल सर्वाधिक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये किसका है? आपके ऑप्शन है गेहूं, धान, आलू, या फिर मक्का? तो राइट आंसर इस प्रश्न का क्या होगा? आपको पता होगा धान, है ना। तो धान का जो उत्पादन और क्षेत्रफल मैक्सिमम है पूरे विश्व में, तो धान वो फसल है। ठीक है, मैक्सिमम प्रोडक्शन की बात करें तो धान सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादित किया जाता है? तो आप ध्यान रखेंगे चाइना में, और उसके बाद फिर इंडिया में, दूसरे नंबर पे इंडिया है। उसी तरीके से इंडिया में बात करें तो इंडिया में जो है वो पहले नंबर पे धान फसल उगाता है पश्चिम बंगाल, उसके बाद आता है यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो भारत भी दूसरे नंबर पे है, उत्तर प्रदेश भी दूसरे नंबर पे है। अगर हम बात करें कि जो प्रोडक्शन के मामले में है तो ये दोनों प्लेस हैं। अगर हम एरिया पे बात करेंगे क्षेत्रफल के मामले में कि भारत में और चीन में क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा पहला और दूसरा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका जस्ट वाइस वर्सा हो जाएगा कि इंडिया पहले नंबर पे है और चाइना दूसरे नंबर पे है। सेम एज इधर भी अगर क्षेत्रफल में हम लोग बात करेंगे तो उत्तरार्धिक क्षेत्रफल पर धान की फसल होती है और वेस्ट बंगाल के दूसरे नंबर पे क्षेत्रफल में, लेकिन उत्पादन में ही वाइस वर्सा रहेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कुछ अगर धान की किस्मों के बारे में बात करें तो ये याद कर लेंगे आप लोग, अमन, औस, बोरो, अमन, औस, बोरो, ये कुछ महत्वपूर्ण किस्में हैं धान की। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। एक और क्वेश्चन धान से बन सकता है, तो वो क्या है? सुपर राइस, आपने सुना होगा सुपर राइस, है ना। तो इसका जो आविष्कार, इसको जो खोजा है तो वो किसने किया है? गोल्डन सुपर राइस का जनक कौन है? तो सुपर राइस का जनक है जीएस खुश, है ना, जीएस खुश। तो इन्होंने सुपर राइस का आविष्कार किया है, जीएस खुश ने। एक और क्वेश्चन बनता है कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गोल्डन राइस में आपका विटामिन ए पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है, जबकि ओवरऑल चावल में देखें, धान में देखें तो कौन सी विटामिन होती है? तो ये आपकी होती है थायमीन, है ना, बी, विटामिन बी। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या हो गया? धान हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रक्षा अधिग्रहण परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो रक्षा अधिग्रहण परिषद की अध्यक्षता आपके ऑप्शन है रक्षा मंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, या फिर उपयुक्त सभी। तो रक्षा अधिग्रहण परिषद की अध्यक्षता करते हैं आपके केंद्रीय रक्षा मंत्री। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत देश का प्रथम प्रधानमंत्री कौशल केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके ऑप्शन है वडोदरा, चंडीगढ़, इलाहाबाद, या फिर नई दिल्ली। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? नई दिल्ली, है ना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जो पहला प्रधानमंत्री कौशल केंद्र स्थापित किया गया था वो कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। ये जो PMKVY है ये स्टार्ट कब हुआ है? ध्यान रखेंगे, ये भी पूछा जाएगा। स्टार्ट हुआ ये 2015 में। ओके,
2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुभारंभ होता है और पहला इसका केंद्र कहाँ स्थापित किया जाता है? नई दिल्ली में, ठीक है, जुलाई 2015। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, तेजस्विनी सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण योजना हेतु वित्त पोषण करने वाली, एक सेकंड, वित्त पोषण करने वाली अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थान है वो कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक या फिर ब्रिक्स बैंक। तो इसकी बात करें तो आपका ये वर्ल्ड बैंक करता है। इसका जो वित्त पोषण करता है कौन सी योजना का? तेजस्विनी सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण योजना का जो वित्त पोषण करने वाली जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है वो कौन सी है? वर्ल्ड बैंक है ना। तो राइट आंसर क्या हो गया? विश्व बैंक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व बैंक की स्थापना आपको पता होगा 1944 में हुई थी, 1944 में, और इसका हेडक्वार्टर का है, मुख्यालय का है? तो वाशिंगटन डीसी में है ना, वाशिंगटन डीसी, 1944, विश्व बैंक। और ये किसको ऋण देती है? तेजस्विनी सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण योजना को। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY में EAS यानी एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम एवं JGS यानी जवाहर ग्रामीण समृद्धि योजना, इन दोनों का विलय कब किया गया? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ध्यान रखेंगे, 25 सितंबर 2001 को इन दोनों योजनाओं का विलय किया गया था। जवाहर ग्रामीण समृद्धि योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना दोनों कब मिलाई गई? 25 सितंबर 2001 को। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कॉमर्शियल बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष स्टार्ट की गई? तो ये इंपॉर्टेंट है, KCC की बात की गई है। तो किसान क्रेडिट कार्ड कॉमर्शियल बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण किसानों के लिए, तो ये कब स्टार्ट हुए? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1998 है ना, 1998 में क्रेडिट कार्ड योजना स्टार्ट की गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता जिसको सब्सिडी बोलते हैं वो कितनी है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 25% ये आपका ये लागत प्रतिशतता है, और सब्सिडी की बात करें तो 7500 रुपये सब्सिडी होती है, ठीक है, 25% और 7500 रुपये। ओके, कौन सी योजना? अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तिरुवन्नामलाई गिरिवलम परियोजना का संबंध किस राज्य से है? आपके ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ये आपकी हो जाती है परियोजना तमिलनाडु से रिलेटेड। तिरुवन्नामलाई गिरिवलम परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वह प्रसिद्ध दार्शनिक स्थल जिसे शहरी विकास मंत्रालय ने हृदय योजना के तहत विकसित करने की सहमति जारी की है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? द्वारका हो जाएगा, है ना। द्वारका एक ऐसा दार्शनिक स्थल है जहाँ पे शहरी विकास मंत्रालय द्वारा हृदय योजना स्टार्ट की गई है। यहाँ पे सहमति जारी हुई कहाँ? द्वारिका, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रेल सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये आपकी जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। कौन सी? ट्रेल सिंचाई परियोजना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना ऊर्जा गंगा है, तो ये इसके तहत क्या होता है? गंगा नदी सफाई परियोजना है, पेट्रोकेमिकल पाइपलाइन परियोजना है, या फिर नदी जल लाइन परियोजना, या फिर गैस पाइपलाइन परियोजना। तो आपकी जो ऊर्जा गंगा है ये क्या है? गैस पाइपलाइन परियोजना। ओके, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देश का प्रथम राज्य जहाँ केरोसिन योजना में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना को शामिल किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कौन सा राज्य है जहाँ पे केरोसिन योजना में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना को शामिल किया गया? ये आपका हो जाएगा झारखंड, है ना। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, झारखंड। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्रामीण डाक बीमा योजना कब स्टार्ट हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1995 में या 1985 में, 1970 में। तो ग्रामीण डाक बीमा योजना की बात करें तो 1995 में स्टार्ट हुई थी, 1995 ग्रामीण डाक बीमा योजना। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रत्येक 10 गाँव के समूह के लिए युवा विकास केंद्र स्थापित करने की योजना कब से स्टार्ट हुई है? तो इसकी बात करें तो ये आपके स्टार्ट हुई थी 1994 से 1995 के बीच में। प्रत्येक 10 गाँव के समूह के लिए युवा विकास केंद्र कब से स्टार्ट हुए हैं? यह योजना 1994 से 1995 के बीच में हुई है, 1994 से 95 में। अगला क्वेश्चन है, समर्थ योजना में प्रोत्साहित किया जाता है। समर्थ योजना के तहत क्या होता है? आपके ऑप्शन है विधवा, तलाकशुदा, उपेक्षित महिलाओं को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उपयुक्त वर्ग की महिलाओं से कोई लेना देना नहीं है, खाती पीती तंदुरुस्त महिलाओं को तकनीकी शिक्षा हेतु, या फिर बच्चों की तकनीकी शिक्षा हेतु। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विधवा, तलाकशुदा, उपेक्षित महिलाओं को तकनीकी शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन प्रदान करने के लिए समर्थ योजना स्टार्ट हुई है, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन का गठन किस वर्ष किया गया था? जिसमें ये 4 कार्य योजना, निर्माण संसाधन की व्यवस्था, योजना कार्यान्वयन एवं योजना समीक्षा तय की गई है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? योजना आयोग का स्टार्ट कब हुआ था? 1950 में, है ना, 1950। क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग, या फिर राष्ट्रीय एकीकरण परिषद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय विकास परिषद, है ना। योजना आयोग और राज्य सरकारों के बीच में समन्वयकर्ता का काम जो करता है, मीडिएटर का काम, वो कौन है? राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा
प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत प्रारंभ वेब पोर्टल का नाम क्या है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सौभाग्य, सिद्धि, समृद्धि या फिर संपन्नता? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सौभाग्य। ठीक है, ये केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का तहत जो वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है वो कौन सा है? सौभाग्य है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जनधन योजना का नारा क्या है, स्लोगन क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा खाता भाग्य विधाता, है ना। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ये योजना पूछी जाएगी कब लॉन्च हुई थी, तो ये भी ध्यान रखेंगे। 15 अगस्त 2014 को। ठीक है, 2014 में स्टार्ट हुई थी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। तो इसकी टैगलाइन क्या है? मेरा खाता भाग्य विधाता, है ना। प्रधानमंत्री जनधन योजना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्राइसिम योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? रोजगार सृजन से है, निर्धनता निवारण से है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल से या फिर आदिवासी कल्याण से? तो राइट आंसर क्या हो गया? निर्धनता निवारण से, है ना। तो इसका ये ट्राइसिम योजना है, ये ग्रामीण निर्धनता निवारण से स्टार्ट की गई है इसके उद्देश्य के लिए। और ये कब स्टार्ट हुई थी? 15 अगस्त 1979 को, है ना। 1979 में स्टार्ट हुई थी ट्राइसिम योजना। और इसका जो फुल फॉर्म है ट्राइसिम का वो क्या है? ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, है ना। बेरोजगारी के हटाने के उद्देश्य से, निर्धनता निवारण से ट्राइसिम योजना 15 अगस्त 1979 में स्टार्ट की गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिला सशक्तिकरण से जुड़ी है? आपके ऑप्शन है सबला, सितारा, डोएकरा या फिर टीआरडीपी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबला, है ना। सबला ये महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड है। सबला की फुल फॉर्म की बात करें तो क्या है? सोडरटन एरिया बॉयज़ लैक्रोस एसोसिएशन, है ना। सोडरटन एरिया बॉयज़ लैक्रोस एसोसिएशन। तो ये कब स्टार्ट हुआ? सबला योजना पूछी जाएगी आपसे, तो 2011 में स्टार्ट हुई, महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड है। तो इंपॉर्टेंट हो गया क्वेश्चन, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का लक्ष्य नहीं है? तो पहले बात करें, ये जो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम है ये स्टार्ट कब हुआ था? तो ध्यान रखेंगे 1986 में, 1986 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ये जो सन 2022 तक 90% ग्रामीण आबादी को स्वच्छ जल प्रदान करना है। तो ये आपका ऑप्शन राइट हो जाता है कि ये सही है। 2022 तक 90% ग्रामीण आबादी को स्वच्छ जल प्रदान करना है, यही राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल का कार्यक्रम है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपके ऑप्शन है लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हो, ऐसे लाभार्थी को प्राथमिकता दी जाती है जो स्वर्ण जयंती, ग्राम स्वराजगार योजना, आजीविका मिशन अन्य योजना, अन्य विभागों से प्रशिक्षण प्राप्त हो। सी ऑप्शन आपका योजना के अंतर्गत चयनित कार्यकलाप की इकाई लागत 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए। और डी है योजना अंतर्गत न्यूनतम 22% लाभार्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा कथन कर सकते हैं कि लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हो? ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, बाकी तीनों कंडीशंस सही हो जाती हैं आपके अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय परियोजना चमन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आपके ऑप्शन है बागवानी से, सड़क सुरक्षा से, शैक्षणिक सुरक्षा से या फिर सामाजिक सुरक्षा से? तो ये चमन रिलेटेड है आपके बागवानी से। ठीक है, बागवानी करेक्ट हो जाएगा। चमन योजना रिलेटेड टू बागवानी। अगला क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा स्कीम किस वर्ग की सहायतार्थ लागू की गई है? तो ये की गई है, आपके ऑप्शन देख लेते हैं। अनपढ़ बच्चों के उद्धार के जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है, पेंशन प्राप्त वृद्धावस्था नागरिकों के लिए, या फिर वृद्ध नागरिकों के लिए जो वृद्धावस्था पेंशन के योग्य हों किंतु उन्हें कोई आय प्राप्त नहीं होती, और किसानों की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए। तो अन्नपूर्णा जो स्कीम है वो किससे रिलेटेड है? वृद्ध नागरिकों के लिए जो वृद्धावस्था पेंशन के योग्य हैं किंतु उन्हें कोई आय नहीं प्राप्त होती। ठीक है, तो ये अन्नपूर्णा स्कीम हो गई, सी आंसर हो गया करेक्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोहिया ग्रामीण योजना आवास योजना किस राज्य की योजना है? लोहिया ग्रामीण आवास योजना किस राज्य की योजना है? आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बिहार, त्रिपुरा या फिर उत्तर प्रदेश। तो ये किस प्रदेश की योजना है? उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, ये कुछ एक्ट दिए गए हैं, जैसे पहला है आपका राज्य स्तरीय अधिनियम एक्ट है, यूपी म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट, बिहार वेस्टलैंड रिक्लेमेशन कल्टीवेशन एंड इम्प्रूवमेंट एक्ट, तीसरा आपका दिल्ली रेस्ट्रिक्शन ऑफ यूजेज ऑफ लैंड एक्ट, और चौथा है आपका बंगाल स्मोक न्यूसेंस एक्ट। तो इसके कब कब अधिनियम लॉन्च हुए हैं तो इनमें देखना है आपको। तो ये जो यूपी म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट है वो आपका कब स्टार्ट हुआ है? 1916 में हुआ है। बिहार वेस्टलैंड एक्ट की बात करें तो 1946 का है। और दिल्ली रेस्ट्रिक्शन ऑफ यूजेज ऑफ लैंड एक्ट की बात करें, नोट करते रहेंगे, 1964 में आया था। जबकि बंगाल स्मोक न्यूसेंस एक्ट 1905 का है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। ठीक है, देख लेते हैं राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैदानी क्षेत्र में पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखने के लिए वन आवरण का न्यूनतम परसेंट कितना है? आपके ऑप्शन है 50, 40, 33 या फिर 25%। तो आपको पता होगा 33% जरूरी है, अनिवार्य है, लेकिन हमारे पृथ्वी के भूभाग पर 24% ही वन है, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33%। वनों के मामले में जो शीर्ष राज्य है वो कौन सा है? आपको पता होगा मध्य प्रदेश है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर 33%। अगला क्वेश्चन आपका, आर्थिक नियोजन के युग में आरंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का हिस्सा
आपके ऑप्शन है निरंतर कम होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, या फिर बढ़कर कम हुआ है, या कम होकर बढ़ा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, निरंतर कम होता जा रहा है ना। आर्थिक नियोजन के युग में जो भारत की सकल राष्ट्रीय आय है उसमें कृषि क्षेत्र का हिस्सा लगातार कम हो रहा है। ठीक है, अगला ऑप्शन कृषि क्षेत्र की बात करें, आपके प्राथमिक सेक्टर प्राइमरी सेक्टर की बात करेंगे तो उसमें लगातार धीरे धीरे कमी हो रहा है, क्योंकि जो आपका तृतीय सेक्टर है वो हावी हो रहा है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितने किलो कैलोरी की जरूरत पड़ती है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये कितने ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ती है लोगों को, तो 2155 किलो कैलोरी की जरूरत पड़ती है एक दिन में एक व्यक्ति को। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, थायमिन की सर्वाधिक मात्रा वाला फल कौन सा है। काजू है, बादाम है, अखरोट है, या फिर बेल है। तो जो थायमिन यानी विटामिन बी की बात करें, B1 की बात करें, तो ये किस में मैक्सिमम होता है, काजू में होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ए ऑप्शन काजू। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सस्य गहनता कितने % से अधिक होने पर उसे गहन कृषि की उपमा दी जाती है। तो आपके ऑप्शन है 200, 150 या फिर 250। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, 200 है ना। सस्य गहनता कितने % से अधिक होने पर उसे गहन कृषि की उपमा दी जाती है। तो ध्यान रखेंगे, ये 200% से जो अधिक होती है ना सस्य गहनता, उससे हम गहन कृषि की उपमा देते हैं। जबकि 200% से कम अगर होती है, ध्यान रखेंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बिरल बिरल सस्यन बोलते हैं, या बिरल कृषि बोलते हैं। ठीक है, गहन कृषि और बिरल कृषि 200% से अधिक, 200% से कम। ठीक है, ये आप लोग मेजरमेंट ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगर हम वर्तमान में जो भारत की फसल सघनता है उसकी बात करें तो ये पूछा जा सकता है आपसे। तो वर्तमान में भारत की फसल सघनता कितनी है, 142% है। ठीक है, 142%। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, झूमिंग खेती किन क्षेत्रों में होती है। आपके ऑप्शन उत्तर प्रदेश, गुजरात, तटीय या फिर पूर्वोत्तर प्रदेशों में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्वोत्तर प्रदेशों में झूमिंग खेती होती है। जानते होंगे आप लोग, झूमिंग खेती को स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी बोलते हैं, और इसी को स्थानांतरण कृषि की उपमा भी दी जाती है। तो मैक्सिमम कहाँ होती है, पूर्वोत्तर प्रदेशों में। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी योजना 2011 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में चलाई जा रही है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है ना। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। और ये योजना स्टार्ट कब हुई थी, SGSY। तो ये स्टार्ट हुई थी 1999 में, 1 अप्रैल 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो ये 2011 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में चलाई जा रही है। ओके, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला देख लेते हैं, प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा प्रारंभिक शिक्षा कोष की शुरुआत कब हुई। राइट आंसर इसमें का क्या होगा, ध्यान रखेंगे, 14 नवंबर 2005 में ये प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा प्रारंभिक शिक्षा कोष यानी PSK की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी, 14 नवंबर 2005 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहाँ है, जबलपुर में, भोपाल में, या फिर कानपुर, झांसी में। तो आप राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के झांसी शहर में राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है। ध्यान रखेंगे, झांसी में है। और वहीं अगर बात करें वन अनुसंधान की, तो वो कहाँ है, आपके देहरादून में। ठीक है, वन अनुसंधान कहाँ है, देहरादून में। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान झांसी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शिवालिक पर्वत श्रेणी किस क्षेत्र में स्थित है। तो इसमें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिमालय के दक्षिण के निम्न भागों में शिवालिक पर्वत श्रेणी स्थित है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गाय और भैंस के थनों में दुग्ध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपके ऑप्शन है सोमेटोट्रोपिन, ऑक्सीटोसिन, इंटरफेरॉन, या फिर इंसुलिन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन है ना। तो ऑक्सीटोसिन राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, धारणी कृषि का क्या अर्थ है। तो इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन बन जाता है, धारणी कृषि का मतलब क्या होता है। आत्मनिर्भरता, विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात तथा आयात करना, या फिर भूमि का इस प्रकार प्रयोग करना ताकि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, और कृषि प्रयोग है तो अप्रयुक्त भूमि को प्रयोग में लाना। तो धारणी कृषि की बात करें यानी कॉन्सेप्चुअल फार्मिंग की बात करें, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, भूमि का इस प्रकार प्रयोग करना ताकि उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी अक्षुण्ण बनी रहे, परफेक्ट बनी रहे। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एग मार्क क्या होता है। आपके ऑप्शन है, अंडा उत्पादन हेतु एक सहकारी समिति है, कृषकों की सहकारी समिति है, अंडों की एक विनियमित मंडी है, या फिर गुणवत्ता गारंटी का मोहर है। तो आपको पता होगा जो एग मार्क है ना, एग मार्क आपका क्या है, एक गुणवत्ता गारंटी की मोहर है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एग्रीकल्चर मार्क है ना, एग्रीकल्चरल मार्क इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये स्टार्ट कब हुआ था, 1937 के अधिनियम से स्टार्ट हुआ था, 1937 अधिनियम से। इसका मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय आपका, हेडक्वार्टर आपका कहाँ है, नागपुर में है। ठीक है, नागपुर में, ध्यान रखेंगे, गुणवत्ता गारंटी की मोहर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, धूसर क्रांति रिलेटेड किससे हो जाएगी, उर्वरक उत्पादन से है ना। दूसरा क्रांति, भूरी क्रांति, उर्वरक उत्पादन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं में खुरपका मुपका रोग फैलता है, जिसके लक्षण हैं। तो इसके लक्षण क्या है, खुर तथा मुंह में छाले घाव का होना, पशु का खाना पीना चलना आदि कठिन होना, पशु का निरंतर दुबले होते जाना। ये सभी लक्षण किसके हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो पशुओं में खुरपका मुपका रोग फैलता है उसके सारे सिम्टम्स हैं। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भूमापन में जरीब लाइन की आरंभ तथा समाप्त होने के स्थान को क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको क्या कहते हैं, मुकाम कहते हैं ना। अगर हम
खेत में जो भूमापन में होगा तो इसकी जो जरीब लाइन होगी, जरीब लाइन जो दो पार्ट में डिवाइड करती है, और इसके जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट होंगे इनको क्या बोलेंगे, मुकाम बोलेंगे। ठीक है, वही अगर बात करें जो सेंटर से लाइन जाती है इनको क्या बोलते हैं, तो इनको बोलते हैं चेक लाइन या टाई लाइन। ये भी ध्यान रखेंगे, चेक लाइन या फिर टाई लाइन बोलते हैं। बीच से जो पारदर्शी एक लाइन डालते हैं जिसमें भूमापन को दो पार्ट में बराबर करते हैं, तो ये जरीब लाइन होती है। और इसके इनिशियल और फाइनल, अंतिम और प्रारंभ के पॉइंट को क्या बोलते हैं, मुकाम बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय धान संस्थान सेंट्रल राइस इंस्टीट्यूट कटक के वैज्ञानिकों द्वारा विश्व का प्रथम अत्युत्पन्न धान का नामकरण हुआ है। और इसका नामकरण क्या रखा गया है कटक के वैज्ञानिकों द्वारा, किसका, सेंट्रल राइस इंस्टीट्यूट के प्रथम अत्युत्तम धान का, तो ये रखा गया है K402। ध्यान रखेंगे, K402 इसका नाम रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है। आपके चना, ऑप्शन है ज्वार, सोयाबीन या फिर गेहूँ। तो आपको बताया हमने कि गेहूँ में प्रथम स्थान पर कौन है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। धान की खेती में नवीन श्री पद्धति यानी SRI सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन अपनाने से क्या लाभ होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका ऑप्शन है जल बचत होता है, फसल उत्पादकता में वृद्धि होती है, श्रम बचत होता है, या फिर ये सभी होते हैं। तो आपकी जो धान की श्री पद्धति है इसमें सारी चीज़ें ही होती हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगर हम SRI पद्धति, SRI सिस्टम की बात करेंगे धान की खेती के लिए, तो इसमें धान को जलमग्न ना करके सिर्फ मिट्टी में ह्यूमिडिटी, आर्द्रता बनाए रखते हैं, अर्थात इसमें पानी की बचत होती है। ठीक है, और इस पद्धति के आविष्कार की बात करें, सबसे पहले कहाँ हुआ था, 1983 में किसके द्वारा किया गया था, फ्रेंच जोसू, है ना, फ्रेंच जेसूट नाम के एक कृषि वैज्ञानिक ने, फ्रेंच जोसूट नाम के 1983 में कृषि वैज्ञानिक ने स्टार्ट किया था। ये कहाँ के हैं, मेडागास्कर के, है ना। तो श्री पद्धति 1983 में फ्रेंच जोसूट द्वारा विकसित की गई, और इसको अपनाने से ये सारे फैक्टर्स यानी जल बचत, श्रम बचत और फसल उत्पादकता में वृद्धि होती है। राइट आंसर क्या हो गया, डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है। आपके ऑप्शन है ग्राम स्तर पर अधिक गुणवत्ता युक्त जीवन, अतिरिक्त मजदूरी, रोजगार, पेंशन तथा बीमा लाभ, या फिर अनुमानित आवासीय सुविधाएं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, पेंशन तथा बीमा लाभ, है ना। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना हमें क्या उपलब्ध कराती है, पेंशन तथा बीमा लाभ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस स्वपरागित फसल में संकर किस्में उगाई जा रही हैं। तो आपके ऑप्शन है चना, धान या फिर मटर, गेहूँ। तो इसमें जो संकर फसलें, संकर किस्में उगाई जा रही हैं, तो वो इसमें ये जो प्रयोग है वो किसमें किया जा रहा है, धान में किया जा रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, धान, है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है। आपके ऑप्शन है क्रोमियम, आयोडीन, कोबाल्ट या फिर सोडियम। तो ध्यान रखेंगे, दलहनी फसलों की बात करें तो इसमें कौन सा एलिमेंट जरूरी होता है, कोबाल्ट होता है। दलहनी फसल किस कुल की होती है, ध्यान रखेंगे लेग्यूमिनेसी कुल की ये फसलें होती हैं। लेग्यूमिनेसी कुल की फसलें दलहनी फसलें कहलाती हैं, और इसमें आवश्यकता तो कौन होता है, कोबाल्ट होता है। ओके, अगला क्वेश्चन, मीट्रिक जरीब में कड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसमें कितनी होती हैं, इसमें 100 कड़ियाँ होती हैं, किसमें, मीट्रिक जरीब में। ठीक है, ध्यान रखेंगे 100 कड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है, गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है या कौन सी है। तो आपकी ऑप्शन है, आपके ऑप्शन है गंगातीरी, हरियाणा, साहिवाल या फिर थारपारकर। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, साहिवाल, है ना। साहिवाल, भारत में अगर गाय की टोटल नस्लों की बात करें तो 37 नस्लें हैं। ठीक है, विदेशी नस्ल जो मैक्सिमम दूध देती है वो कौन सी है, ध्यान रखेंगे होल्स्टाइन फ्रीजिशियस। क्या नाम है, होल्स्टाइन फ्रीजिशियस। ठीक है, ये जो किस्म, ये जो गाय की नस्ल है ये सबसे ज़्यादा दूध उत्पादित करती है। ये विश्व में नंबर 1 पे है, जबकि भारत में साहिवाल आ जाएगी। और हम बात करें अगर कि USA, हमारे ये जो दूध उत्पादन में अमेरिका है वो नंबर 1 पे है, और दूसरे नंबर पे कौन है, भारत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद भारत में अगर बात करें तो भारत में यूपी सबसे नंबर 1 पे है, और यूपी के बाद दूसरा जो राज्य है वो कौन सा है, राजस्थान है। ठीक है, तो सबसे अधिक दूध देने वाली गाय कौन सी बताई, होल्स्टाइन फ्रीजिशियस। और इंडिया में बात करेंगे तो साहिवाल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में सीमांत किसानों की सहभागिता समस्त कृषक समुदाय कितना है, 40%, 50 या फिर 67%, 70%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 67%, है ना। सीमांत किसान कौन होते हैं, जो 1 हेक्टेयर से कम भूमि जिनके पास होती है उनको सीमांत किसान बोलते हैं, और इनकी सहभागिता कृषक समुदाय में पूछी जाए तो 67%, 67% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में कृषि को क्या समझा जाता है, जीविकोपार्जन का साधन, एक व्यवसाय, व्यापार या फिर एक उद्योग। तो भारत में मैक्सिमम % लोग कृषि ही करते हैं, तो वो जीविकोपार्जन का एक साधन महत्वपूर्ण रूप से बन जाता है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है। तो आपके ऑप्शन है आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगे रहना, जोत का आकार छोटा होना, उत्पादन की पिछड़ी नीति, या फिर सभी। तो भारतीय कृषि में जो निम्न उत्पादकता है वो इन सभी रीजन्स के कारण है। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अन्न भंडारण हेतु अन्न में नमी की कितनी प्रतिशत संस्तुति की गई है, 15 से कम, 12 से कम, 11 से कम या फिर 10 से कम। तो ध्यान रखेंगे, अन्न के भंडारण के लिए जो नमी की परसेंटेज है वो 12 से कम रखी गई है। ठीक है, 12% से कम।
अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का क्या क्वेश्चन है, प्रयोगशाला के खेत तक का कार्यक्रम शुरू हुआ कब हुआ? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1980 में, 1977 में, 1979 में। तो ये बताया था आपको हमने, प्रयोगशाला के खेत का कार्यक्रम ये 1979 में। और ये किसने स्टार्ट किया था? पंतनगर विश्वविद्यालय, जो आपके उत्तराखंड में है, ठीक है। तो स्टार्ट का हुआ 1979 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार आपने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे, 100 क्वेश्चन की श्रृंखला देखी। आपका ये तीसरा पार्ट था। इससे पहले हमने पहले और दूसरे पार्ट पर चर्चा कर चुके हैं, इसमें 200 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। इस वीडियो को मिलाकर आपके 300 प्रश्न महत्वपूर्ण ग्रामीण विकास के तैयार हो चुके हैं। अगली आने वाली 2 वीडियो में पूरे आपके 500 क्वेश्चन हो जाएंगे, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो कैसा लगा ये सेशन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।